हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश होगे, बहुत बढ़िया से अपनी पढ़ाई को कर रहे होगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 कलेक्शन ऑफ डेटा का स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने लेक्चर नंबर 1 करा था और लेक्चर नंबर 2 जिसमें कि हमने इसका 60 to 70% पार्ट कवर कर लिया था चैप्टर का। आज बिल्कुल लास्ट पार्ट है। कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में ही चैप्टर ओवर हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट टाइम हमने पायलट सर्वे हमें डिस्कस करना था, ठीक है, और पायलट सर्वे हेल्प्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज क्या, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो सबसे पहले पायलट सर्वे पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो, मैंने पायलट सर्वे आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्या होता है कि कई बार जब हमें क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे मान लो कि हमें अपने क्वेश्चंस लाखों लोगों से पूछने हैं, आपके क्वेश्चन किस टाइप के हैं, किस क्वालिटी के क्वेश्चन हैं, तो उसको लाखों लोगों तक पहुंचाने से पहले आप एक क्या कर लेते हो, सर्वे कर लेते हो। पायलट सर्वे मतलब क्या हो गया, मान लो कि भाई मेरे को ना अपने जो क्वेश्चंस हैं वो पूछने हैं और बहुत सारे लोगों से पूछने हैं, लेकिन क्या वो मेरे क्वेश्चन सही हैं, क्या वो मेरे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लोगों को समझ में आ जाएंगे, क्या मेरे क्वेश्चंस ऐसे तो नहीं है जो लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो, क्या कोई क्वेश्चंस ऐसा तो नहीं है कि भैया जो लोगों की मतलब कंट्रोवर्सी हो जाए जिसकी वजह से। तो ये सब भी मुझे ना पहले पता लगा लेना चाहिए अपने क्वेश्चंस को लाखों लोगों तक पहुंचाने से पहले। तो ये मैं कैसे पता लगा सकता हूं, इसका सिंपल सा एक रास्ता है। इसको ना बच्चे पूरे टॉपिक को कहानी की तरह समझो। इसका सिंपल सा एक रास्ता है पायलट सर्वे। पायलट सर्वे में क्या होता है, मैं क्या करता हूं, जो भी मैंने क्वेश्चनियर तैयार करा है उसको मैं 10 से 15 लोगों पर पहले टेस्ट कर लेता हूं। 10 से 15 लोगों पर जब मैं उसे टेस्ट करता हूं ना, तो मुझे पता चल पाता है आसानी से कि भैया मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं। अगर वो 10 से 15 लोग सेटिस्फाइड हैं, कोई भी परेशानी नहीं हुई उन्हें फिल करने में, वो बहुत ही, एक सेकंड बच्चों, वो बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चंस को फिल कर पा रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या करूंगा, आसानी से पता लगा पाऊंगा कि मेरे क्वेश्चन एकदम बढ़िया हैं और मैं इन्हें लाखों लोगों पर आगे भेज सकता हूं और उनसे जो भी मैं रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहता हूं वो मुझे आसानी से मिल जाएगी। तो बस पायलट सर्वे ये है, आपने क्वेश्चनियर तैयार करा है, उस क्वेश्चनियर को लाखों लोगों तक पहुंचाने से पहले आप एक टेस्ट कर रहे हो 10-15 लोगों पर, यह पता लगा रहे हो कि आपने जो बनाया है क्वेश्चनियर, आपने जो क्वेश्चन तैयार करें हैं वो अच्छे हैं या नहीं है, वो लोगों को समझ में आएंगे या नहीं आएंगे। तो पायलट सर्वे क्या होता है, ये एक तरीके की प्री टेस्टिंग होती है क्वेश्चनियर की, ठीक है। प्री टेस्टिंग मतलब क्वेश्चनियर लोगों तक पहुंचाने से पहले आप उसे टेस्ट कर रहे हो कि कैसे आपके क्वेश्चनियर है, अच्छे हैं या नहीं है, लोगों को समझ में आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ इसमें लोगों की फीलिंग को हर्ट करने वाला क्वेश्चन तो नहीं था, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन तो नहीं था। ये सब चीजें आपको आसानी से पता चल पाती हैं किसमें, प्री टेस्टिंग में, यानी पायलट सर्वे में। इसमें हेल्प कर पाते हो कि आपकी क्वालिटी कैसी है क्वेश्चनियर की, और द वे रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड टू द सेट ऑफ क्वेश्चंस, और आपको ये भी पता चल पाता है। देखो, जैसे 10-15 लोगों ने रिस्पॉन्ड करा है, जाहिर सी बात है वैसे ही जितने भी लोग हैं वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर 10 लोग अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी कि जब ये भाई लाखों लोगों पर जाएगा तो उनका भी रिस्पॉन्स अच्छा ही आएगा, तो आपको रिस्पॉन्डेंट का रिस्पॉन्स भी पता चल पाता है। अकॉर्डिंगली आप आसानी से ये जान पाते हो, यू आर एबल टू नो इन एडवांस, आप पहले से एडवांस का मतलब क्या होता है, पहले से ही जान पाना, ठीक है। आप आसानी से जान पाते हो द शॉर्टकमिंग ड्रॉबैक्स ऑफ योर क्वेश्चनियर, आपके भैया क्वेश्चनियर में कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, या कौन कौन सी गलतियां हैं, वो आप आसानी से जान पाते हो और एडवांस में आपको पहले ही पता चल जाता है। अगर कोई चेंज करने हैं, रिक्वायर्ड चेंजेस इन द क्वेश्चनियर मे बी इंट्रोड्यूस, मान लो कि आपने भैया टेस्ट हो गया, अब आपको पता चल गया कि आपने जो सवाल पूछा हुआ है ना वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है उसे समझने में, कई लोग तो उसे खाली छोड़ दे रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे, उस सवाल को चेंज कर दोगे। तो जो भी चेंजेस आपको चाहिए, रिक्वायर्ड चेंजेस, वो आप कर पाते हो क्वेश्चनियर में बिफोर यू आर सेट आउट फॉर अ फाइनल सर्वे। फाइनल सर्वे का मतलब हो गया कि उसको लाखों लोगों तक पहुंचाने से पहले आप उसमें जो भी चेंजेस हैं वो कर लोगे। अच्छा, पायलट सर्वे किसमें हेल्प करता है, सबसे पहले इन असेसिंग। इन असेसिंग का मतलब होता है टू नो, आप क्या चीजें जान पाते हो, आप ये जान पाते हो कि आपकी क्वालिटी कैसी है क्वेश्चन की, और सुटेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस, कि भैया आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, आपकी इंक्वायरी को, आपकी इन्वेस्टिगेशन को वो सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो वो भी चीजें आप जान पाते हो आसानी से। दूसरा है इन असेसिंग परफॉर्मेंस
ऑफ द एन्यूमरेटर। अब मान लो एन्यूमरेटर मैंने क्या बताया था, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ना कुछ लोगों को अपॉइंट करती है, ठीक है, एन्यूमरेटर के रूप में, और वो जाते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को ला करके देते हैं, तो वो उनके लिए एन्यूमरेटर्स होते हैं। अब मान लो कि मैं एक एन्यूमरेटर, मतलब मैंने एन्यूमरेटर अपॉइंट करा है, एग्जांपल ले लो, एक कहानी के तौर पे समझ लो कि मैं गवर्नमेंट हूं या फिर मैं एक ऐसा बंदा हूं जो एन्यूमरेटर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। अब मुझे ये भी तो जानना पड़ेगा भाई इस एन्यूमरेटर को लोगों तक भेजने से पहले कि ये इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो पायलट सर्वे में वो भी मेरे को आसानी से पता चल पाता है। अब जैसे मान लो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक एन्यूमरेटर को भेजा और मैंने उस एन्यूमरेटर को कहा कि तुम ना जाओ और तुम सर्वे करके आओ। अब वो गया 15 लोगों पर अपना सर्वे करके आया। अब 15 लोगों पर सर्वे करके आया, अब उसने ला करके मुझे अपना सारा इंफॉर्मेशन मुझे दिया। अब मैं देख पा रहा हूं आसानी से कि भैया जब ये सर्वे करके आया है ना, तो इसने जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से फिल करे हैं या नहीं करे, ठीक है, ये भैया वहां पर आसानी से, मतलब ये इसका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो सही रहा होगा कि इंसान को इसकी बात समझ में आ गई होगी, और ये जिस भी तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो एफिशिएंट तरीका है इसका काम करने का नहीं है। मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस भी मुझे पता चल पाती है एन्यूमरेटर की जब भी मैं पायलट सर्वे करता हूं। यानी कि 10 लोगों पर मैंने एन्यूमरेटर को भेजा कि भैया तुम जाओ इंफॉर्मेशन लेके आओ, वो 10 लोगों से इंफॉर्मेशन किस तरीके से इकट्ठा करके लेकर के आ रहा है, मुझे ये उसकी परफॉर्मेंस आसानी से पता चल पाएगी। और अगर वो उन 10 लोगों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो लाखों लोगों में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो परफॉर्मेंस पता चल पाती है। फिर टू नो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द एन्यूमरेटर। अब क्या होता है, हम कई बार कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना एन्यूमरेटर को। अब जैसे मान लो कि मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया एन्यूमरेटर को, मुझे एक इंस्ट्रक्शन देना है एन्यूमरेटर को कि एन्यूमरेटर गया, घर घर गया, इन्वेस्टिगेशन करने गया। अब वो कहीं पर गया और उन्होंने ना आईडी मांगी कि सर आप अपनी आईडी दे दीजिए। आईडी नहीं थी तो वो ऐसे खाली हाथ आ गया। अब मुझे पता चल गया कि अगर कभी भी एन्यूमरेटर जाता है ना, लोगों से आईडी मांगता है और उनके पास उनकी आईडी नहीं है, तो तू भाई एक काम करियो, मैं एक इंस्ट्रक्शन दे रहा एन्यूमरेटर को, एक काम करियो कि तू जाकर ना जब भी कोई व्यक्ति मना करे कि उसके पास उसकी आईडी नहीं है, तो उससे तू उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लियो, अगर वो भी नहीं है तो तू उससे उसका रेंट एग्रीमेंट मांग लियो, ठीक है। तो ये तेरे को क्या पता चल जाएगा, ये तेरे पास एक प्रूफ, मतलब तेरे को प्रूफ ही तो चाहिए उनका, ठीक है, तो ये तू ले लियो। अब ये क्या, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन मैं कब दे पाऊंगा, जब मैं पायलट सर्वे करूंगा। तो पायलट सर्वे में ना हमें ये भी पता चल जाता है कि एन्यूमरेटर को हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि भाई आईडी जाके ले लेना, जब आप लोगों का डेटा फिल करोगे तो उनसे उनकी आईडी मांग लेना एड्रेस प्रूफ के लिए, कि उनके पास उनका आधार कार्ड होगा या कुछ भी होगा। अगर वो नहीं है इन केस, तो आप उनसे उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल मांग लेना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, एक इंस्ट्रक्शन दे दिया। तो ऐसे ही मुझे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एन्यूमरेटर्स को देने होते हैं। तो मुझे कौन कौन से इंस्ट्रक्शन एन्यूमरेटर को देने हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है जो कि एन्यूमरेटर को बताने हैं, उसको भैया मैं आसानी से जान पाता हूं किसमें, पायलट सर्वे में। तो पायलट सर्वे हेल्प करता है किसमें, आपकी क्वालिटी कैसी है क्वेश्चंस की उसको जानने में, एन्यूमरेटर परफॉर्म कैसा कर रहा है उसको जानने में। अगर एन्यूमरेटर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है या बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या कोई एन्यूमरेटर कैसा परफॉर्म करेगा, या पायलट सर्वे में जान पाते हो। भैया कौन से एन्यूमरेटर को इंस्ट्रक्शन देने कि भैया कोई भी ऐसा सवाल मत पूछना जिससे लोगों की फीलिंग हर्ट हो, कोई भी ऐसा सवाल मत पूछना जिससे आप कंट्रोवर्सी हो जाए। तो ऐसे भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो मुझे देने होते हैं एन्यूमरेटर को। तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है जो जरूरी है एन्यूमरेटर को देने के लिए, वो भी मैं जान पाता हूं किसमें, पायलट सर्वे में। और भैया इसमें आप कॉस्ट, टाइम, कितना फाइनल सर्वे में लगेगा ये भी पता लगा पाते हो। लेट से मान लो 100 लोगों पे सर्वे किया, 100 लोगों पर किया और 100 लोगों पर जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 1000 रुपए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे है, ऐसा कुछ नहीं है कि 1000 ही आएगी। और इन पर जो सर्वे करा उसमें टाइम लग गया 5 आवर्स। कितना लग गया, 5 आवर्स। तो अब मैं पता लगा पाऊंगा अगर 100 लोगों पे 1000 रुपए लग रहे हैं तो भैया 1000 लोगों पर कितने लगेंगे, कॉमन सी चीज है ना, इसको इंटू कर दूंगा। अगर 100 लोगों पे 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, तो 1000 लोगों पर कितने लग जाएंगे, तो टोटल कर लूंगा मैं आराम से। तो मैं कॉस्ट भी पता लगा पाता हूं, ठीक है, और टाइम भी पता लगा पाता हूं कि फाइनल सर्वे में कितना लगेगा। बस इतना ही था पायलट सर्वे, कुछ नहीं था पायलट सर्वे। यानी कि क्वेश्चंस को भेजने से पहले लाखों लोगों तक आप सर्वे कर रहे हो, पता लगा रहे हो कि आपके क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी है, आपके क्वेश्चंस किस प्रकार से लोग उसे समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, और पायलट सर्वे इसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे जो है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। देखो सेकेंडरी डाटा हमने ना लेक्चर नंबर 1 में बात करी थी कि वो डेटा जो पहले से किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, आप तो बस उस डेटा का क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, तो वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा होता है। अब सेकेंडरी डेटा 2 प्रकार से है, 2 सोर्सेज होते हैं, एक जो पब्लिश हो चुका है, पब्लिश यानी छप चुका है, ठीक है, और एक वो डेटा जो कि नहीं छपा यानी कि जो कि क्या है, अनपब्लिश है।
मैं क्लास में बच्चों के वेट जानना चाहता था, याद करो मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि स्पोर्ट्स वाले सर ने कहा है कि जाओ बच्चों का वेट लेकर के आओ, कौन फिट है, कौन अंडर वेट है, कौन ओवर वेट है। अब जो वो डेटा मैं रिसेप्शन से लेकर के आ रहा था, क्या वो कहीं पे पब्लिश है? नहीं, वो छपा हुआ नहीं है। मतलब पब्लिश क्या होता है कि जब वो पब्लिकली डेटा रिवील हो जाता है, दुनिया में अखबारों में छप जाए, हर जगह छप जाए, तो उसे बोलते हैं पब्लिश डेटा, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं छपा, वो किसी के रिकॉर्ड में मेंटेन है, ठीक है, वो कहीं पर उसने बना करके रखा हुआ, लेकिन उसे बाकी लोगों को छाप कर दे नहीं रखा, ठीक है ना, मतलब बाकी लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो डेटा होता है अनपब्लिश डेटा। अभी हम बात करेंगे इसमें कि हमारे पास सेकेंडरी डेटा कौन सा है, दो सोर्सेज है सेकेंडरी डेटा के, पब्लिश, अनपब्लिश। और सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो पहले से कलेक्टेड है, आप तो बस उसका इस्तेमाल कर रहे हो। अब जैसे बात करते हैं यहां पे पब्लिश सोर्सेज, देखो आपको कोई भी अपनी स्टडी करनी है, लेट्स से एग्जांपल ले लो, आपको ये जानना है कि भारत में एग्रीकल्चर कंडीशंस कैसी है, एग्रीकल्चर लेवल पे, एग्रीकल्चर में आपको बहुत सारी जानकारियां चाहिए कि भैया फार्मर्स की कंडीशंस कैसी हैं, कौन सी ऐसी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में कल्टीवेट करी जाती है, कौन सी क्रॉप की सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो अब आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं सरकार ने कोई ना कोई डेटा कलेक्ट कर रखा होगा, उस डेटा को आप इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, वो सरकार ने जब डेटा कलेक्ट करा हो तो सरकार ने उस डेटा को कहीं ना कहीं छापा होगा, किसी मैगजीन में, कहीं ना कहीं अपने किसी रिकॉर्ड, मतलब जो पेपर्स, जो बुक्स होती हैं उनकी, ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने वो इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। अब आपके लिए वो डेटा कौन सा है? सेकेंडरी डेटा है, सरकार ने उस डेटा को पब्लिश करा हुआ है, यानी सरकार ने उस डेटा को छाप रखा है, तो वो कौन सा डेटा आपके लिए कहलाएगा? सेकेंडरी डेटा। कौन सी सोर्स से मिल रहा है? आपको पब्लिश सोर्स से मिल रहा है, जो कि डेटा छप चुका है कहीं पर। तो पब्लिश सोर्सेज होती है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अब देखो हमारे पास क्या होती है, गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे टॉप की गवर्नमेंट होती है, जो सबसे ऊपर आती है, यानी मोदी सरकार जो है भारत के अंदर, जो मोदी सरकार है वो सेंट्रल लेवल पे है। हमारे दिल्ली में, हमारे पंजाब में, हरियाणा में, यहां पर जो सरकार है वो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट भी क्या करती है, ये गवर्नमेंट भी ना भैया बहुत सारे डेटा को पब्लिश करती है, बहुत सारा डेटा होता है जो कि ये गवर्नमेंट पब्लिश करती है। अब अगर आप इनका डेटा इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपके लिए डेटा कौन सा है? वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा है। अब गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट भैया बहुत सारे डेटा पब्लिश करती है, जैसे कि मिनिस्ट्रीज होती हैं, मैंने बताया ना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की इंडिया में, वो पब्लिश करती हैं बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स एज देयर रूटीन एक्टिविटी। स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा को, यानी इंफॉर्मेशन को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्या करती है, वो पब्लिश करती है। जैसे कि As these are published by the government, data are fairly reliable। अभी हम बात करेंगे जैसे कौन कौन सा डेटा है जो कि ये पब्लिश करते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि भाई गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जो होते हैं वो पब्लिश करते हैं, लोगों तक देते हैं, उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और ये जो डेटा होता है ना, फेयरली रिलायबल होता है, आप इस पर भरोसा कर सकते हो, सरकार ने छापा है, सरकार पूरी स्टडी करके इस डेटा को छापती है, लोगों तक पहुंचाती है इस डेटा को। अब देखिए कुछ नोटेबल पब्लिकेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है, जैसे स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये ना एक मतलब एक बुक ही होती है स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, इसमें ये चीजें बताई गई होती हैं कि देश में पॉपुलेशन कैसी है, इसमें ये बताया गया होता है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी जानकारियां दी गई होती हैं, जैसे देश में पॉवर्टी लेवल कैसा है, ठीक है, ये भी जानकारी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। इसमें ये भी आपको मिल जाएगा स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया में इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है इस वक्त, महंगाई के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल पा रही है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम कितनी है इस वक्त देश में, देश की जीडीपी कैसी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। कहां से मिल रही है? सरकार ने एक बुक बना रखी है स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, तो सरकार इसे पब्लिश कर रही है, ये गवर्नमेंट ही तो पब्लिश कर रही है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। अगला है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। अब भारत के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्री का भी सर्वे होता है। आपका ना अगर जानना है तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री पर भी सर्वे करके देती है, कौन सी इंडस्ट्री है जो भारत में तेजी से ग्रो कर रही है, किस इंडस्ट्री के शेयर सबसे ज्यादा लोग परचेज करें, इंडस्ट्रीज पर भी सरकार क्या करती है, पूरा सर्वे करती है और उसे पब्लिश कर देती है। एग्रीकल्चर पे भी सरकार पूरा सर्वे करती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कौन सी क्रॉप है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, भारत में लैंड एरिया कितना है जो कि अंडर एग्रीकल्चर आ जाता है, ठीक है। सरकार ये भी सर्वे कर लेती है कि भारत में कितना फार्मर्स पे लोन है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए सरकार उसे कलेक्ट करती है और सरकार उसे पब्लिश करा देती है। लेकिन ये तो बड़े लेवल की गवर्नमेंट कर सकती है ना, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो इस डेटा को सरकार पब्लिश कर रही है और जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो ये आपके लिए सेकेंडरी डेटा ही है, ठीक है। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, अब सरकार गवर्नमेंट ये भी पब्लिश करती है भैया बैंकिंग सिस्टम भारत में कैसा चल रहा है, कौन सा बैंक का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, कौन सा बैंक होम लोन कितने % पर दे रहा है, तो ये सारा डेटा भी सरकार क्या करती है, पब्लिश कर देती है। और
रिपोर्ट ऑन करेंसी, जो देश की मतलब ये जो टॉपिक्स है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये ना आपका 12th में भी है, वहां पे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में भी है। अब रिपोर्ट ऑन करेंसी, जो देश का रुपया है उस पर पूरी रिपोर्ट सरकार दिखाती है, मतलब पूरी रिपोर्ट आपको भेजेगी, पूरा आप पब्लिश कर देगी डेटा, तो आप आसानी से वहां से जानकारी ले सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, अभी किया था ना, पेटीएम के लिए भी कर दिया था और भी कई सारे बैंकों के लिए कर दिया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं वो भी उस मतलब गवर्नमेंट के पब्लिश डेटा से आप पता लगा सकते हो। अब सेमी गवर्नमेंट, अब देखो एक तो हो गई सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जो कि ये बड़े बड़े डेटा को पब्लिश करती है। अब होती है सेमी गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज होती है ना, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली में एमसीडी होता है, किसी किसी जगह पर कोई और एरिया में मतलब सबका अलग अलग अपने अपने एरिया के हिसाब से होती है म्युनिसिपैलिटीज का नाम, ठीक है, तो वो भी बहुत सारा डेटा पब्लिश करती है। अब एमसीडी जैसे म्युनिसिपैलिटीज पब्लिश करती है भैया बर्थ रेट क्या है, आपको पता है ना कि भैया हर एरिया में ना रजिस्टर्ड होता है म्युनिसिपैलिटीज के रिकॉर्ड में, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनता है कि बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, ठीक है, उसके साथ वो ये भी पब्लिश करते हैं भैया एजुकेशन लेवल कैसा है। तो सेमी गवर्नमेंट जो होती हैं बॉडीज जैसे म्युनिसिपैलिटीज हो गई, वो पब्लिश करती हैं बहुत सारा डेटा, किससे रिलेट करता हुआ, एजुकेशन से, हेल्थ बर्थ, ठीक है, हेल्थ से, बर्थ से एंड डेथ से, और सॉरी ये हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, बर्थ डेथ से रिलेटेड, और ये जो डेटा होता है ये भी फेयरली रिलायबल होता है और यूजफुल होता है। अब जैसे मान लो कि मुझे पता लगाना है किसी एरिया में कितना बर्थ रेट है या फिर किसी एरिया में कितने डेथ रेट है, तो भैया मैं म्युनिसिपैलिटीज के रिकॉर्ड से आसानी से पता लगा पाऊंगा। ये एरिया टू एरिया मतलब ये वार्ड्स होते हैं, मतलब पूरे एक जगह को ये कवर कर लेते हैं, एक छोटे जगह को कवर कर लेते हैं, वहां की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो म्युनिसिपैलिटीज रिकॉर्ड से आसानी से मिल जाएगी। अब क्या होता है, कई सारी कमीशंस हैं और कमिटीज हैं जो सरकार ने बनाई हुई है। देखो सरकार ना प्लानिंग कमीशन बनाती है, सरकार फाइनेंस कमिटी बनाती है, फाइनेंस कमीशंस बनाती है। सरकार इन कमिटी और कमीशंस को क्यों बनाती है, सरकार इन्हें इसलिए बनाती है, देखो प्लानिंग करती है सरकार, हमें आने वाले 5 साल में क्या क्या विकास करना है, सरकार बहुत सारी प्लानिंग करके रखती है। अब प्लानिंग कमीशन का क्या होता है, प्लानिंग कमीशन वो सारी जो भी सरकार की प्लानिंग है उसको डेटा को इंफॉर्मेशन को लेती है, लेकर के उसे पब्लिश कर देती है और पब्लिश करके उसे लोगों तक पहुंचाती है। तो प्लानिंग कमीशन क्या है कि सरकार के जितने भी प्लान्स हैं उन्हें लोगों तक पहुंचा रही है। फाइनेंस कमीशन क्या कर रही है, भैया देखो सरकार ना फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लेती है कि आने वाले 5 साल में हमें क्या क्या काम करना है, और भी बहुत सारे डिसीजंस है जो सरकार ले लेती है। जैसे पैसे से रिलेटेड जितने भी सरकार डिसीजन ले रही है फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारे डिसीजन फाइनेंस कमीशन इंफॉर्मेशन लेती है और इंफॉर्मेशन लेकर के लोगों तक पहुंचाती है, ताकि लोगों को जानकारी रहे कि सरकार ने भैया क्या क्या आगे की प्लानिंग कर रखी है, सरकार क्या काम कर रही है, वो डेटा पब्लिश कर देती है। ठीक है, कौन करती है, आपकी एक फाइनेंस कमीशन और एक आपकी प्लानिंग कमीशन। देखो तो रिपोर्ट है कमिटीज और कमीशंस की, इनकी भी रिपोर्ट्स होती हैं जो कि पब्लिश होती हैं, जिससे आपको आसानी से जानकारी मिल पाती है कि सरकार क्या प्लान कर रही है, सरकार ने फाइनेंस में क्या डिसीजंस ले रखे हैं, फाइनेंस के लिए वो क्या करेगी। तो ये डेटा पब्लिश हो रहा है ना, तो आप इस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको इसका यूज करना है, और आपके लिए सेकेंडरी डेटा है। यहां पे लिखा भी हुआ है कमिटीज और कमीशंस अपॉइंट करी जाती है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि क्या करती है, फर्निश अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट। वो बहुत सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अपने रिपोर्ट्स में लोगों तक पहुंचाती है, लोगों को वो इंफॉर्मेशन देती है ताकि लोग उस इंफॉर्मेशन से जानकारी प्राप्त कर सके, जिससे भी रिलेटेड उनको जानकारी चाहिए तो वो इस इंफॉर्मेशन में उन्हें मिल जाएगी। एग्जाम्पल दे रखा है फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ये कुछ नोटेबल कमीशंस हैं भारत के अंदर, ठीक है, जो कि सप्लाई करती है डिटेल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट्स में। तो ये याद रखना है, ये कुछ कमीशंस का एग्जांपल दिया हुआ है जो कि इंफॉर्मेशन देती हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। देखो ट्रेड क्या होता है, व्यापार। अब ना कई बहुत सारे व्यापार से रिलेटेड, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन, मतलब मान लो जो बड़े बड़े व्यापारिक एसोसिएशंस हैं भारत के अंदर, वो क्या करते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन रिवील कराते हैं। जैसे अंबानी जी हैं, ठीक है, हमारे ऑनरेबल रतन टाटा जी हैं, तो ये लोग क्या करते हैं भैया, इनके ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी इनकी इंफॉर्मेशन है, जो कि ये चाहते हैं कि भैया ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, ये इंफॉर्मेशन अगर हमने पब्लिश करा दी तो लोग हमारी कंपनी के शेयर्स भी खरीदेंगे, लोगों को हमारी कंपनी पे भरोसा बना रहेगा, लोगों को ये पता रहेगा कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है तो हमारे साथ जुड़े। तो ऐसी इंफॉर्मेशंस को भी ये लोग क्या कराते हैं, पब्लिश कराते हैं। मतलब ये अपनी सारी
जो भी ट्रेड मतलब जो भी इनकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो इसे क्या कराते हैं, पब्लिश कराते हैं, और उससे लोगों को हेल्प मिलती है, लोग इनकी कंपनीज के बारे में जान पाते हैं। और ऐसा कौन करते हैं, बड़े बड़े एसोसिएशन, बड़े बड़े व्यापारिक एसोसिएशन वाले करते हैं। अब देखो कुछ ऐसे बड़े बड़े ट्रेड एसोसिएशन है, वो अपनी स्टैटिस्टिकल और रिसर्च डिवीजन स्टैटिस्टिकल और रिसर्च डिवीजन के द्वारा कलेक्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं डेटा को वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो भैया बड़े बड़े ट्रेड एसोसिएशन, यहां पे लिखा हुआ है ना बिग ट्रेड एसोसिएशन। बिग ट्रेड एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, वो एसोसिएशन जैसे रतन टाटा जी हो गए, हमारे अंबानी जी हो गए, तो ये बड़े बड़े ट्रेड एसोसिएशन है, ये अपने स्टैटिस्टिकल और रिसर्च डिवीजन के द्वारा, ठीक है, ये खुद तो नहीं करते उसे पब्लिश, इनके पास एक पूरी टीम होती है, ठीक है ना, इनके पास पूरा एक डिवीजन होता है, ये उसके द्वारा क्या कराते हैं, कलेक्ट करते हैं, मतलब जो भी डेटा इनको पब्लिश कराना है, ये सारा उनको बोलते हैं, वो सारा इनका वो डेटा कलेक्ट करते हैं और पब्लिश कर देते हैं, ठीक है ना, वो क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, ठीक है, ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, कि भैया इनका जो व्यापार है, ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो पब्लिश कर देते हैं, ताकि लोगों तक वो जानकारी पहुंचे, लोग कंपनी पर ट्रस्ट करें, लोगों को लगे कि कंपनी ग्रो कर रही है। अच्छा, इससे इनको फायदा भी तो है, लोग इनके कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, तो इन सब चीजों में इनको बहुत हेल्प मिलती है। अगला है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। अब यहां पर क्या होता है, कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो रिसर्च करती हैं, उनको रिसर्च में जो भी प्राप्त हुआ है, जो भी जानकारी उन्हें मिली है, वो उस डेटा को क्या करती है, पब्लिश कर देती है। यहां पर लिखा हुआ है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, तो कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, डेटा को पब्लिश करते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वो पब्लिश करते हैं इंफॉर्मेशन एज फाइंडिंग ऑफ देयर रिसर्च एक्टिविटीज, जो भी उनकी रिसर्च एक्टिविटीज में उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, वो उसको क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इंडिया में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, ये कई सारी वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा को अपने रेगुलर फीचर, मतलब ये कई सारी, मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करता है, पब्लिश करता है। बस इतना आप याद रखना, ये ना सिर्फ वैसे इतना इंपॉर्टेंट, मेरे को पिछले 7-8 सालों में मैंने इससे रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चंस देखे हैं, तो बस ये एक नॉलेज के लिए आपको पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी बुक में ये टॉपिक दे रखा है, आपको ये ना रहे कि नहीं हमने कोई टॉपिक छोड़ दिया, ठीक है। तो बस ये आप नॉर्मली इतना याद रखना, पब्लिक ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कई सारी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पब्लिश करते हैं डेटा को, जो भी वो अपने रिसर्च में पाते हैं, ठीक है। यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, ठीक है, ये कई सारी स्टैटिस्टिकल डेटा को क्या करते हैं भैया, पब्लिश करते हैं, इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं। अब जर्नल्स एंड पेपर, अब एक बात बताओ, यहां पर क्या होता है कि भैया पेपर में आपको कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे इकोनॉमिक टाइम अखबार देखा, इकोनॉमिक टाइम में पता चलता है किस शेयर का क्या रेट चल रहा है, ठीक है। मार्केट में भैया क्या नाम है, शेयर्स को लेके कौन कौन सी नई पॉलिसीज आई हैं, शेयर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट के इकोनॉमिक प्लान से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये पेपर्स में क्या है, जैसे इकोनॉमिक टाइम इसका एक एग्जांपल, अखबार आपने देखा होगा आता है, ठीक है, मॉर्निंग में कई लोगों के घरों में इकोनॉमिक टाइम्स का अखबार आता होगा, तो ये अखबार क्या कर रहा है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन को दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि मैनी न्यूज़पेपर्स, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, मैगजीन्स हो गई, ठीक है, जैसे कॉमर्स फैक्ट फॉर यू, ठीक है, ये भी क्या है, आपकी एक मैगजीन है, कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू, ये भी आपकी एक मैगजीन है, ये कई सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाती है। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है लोगों से, मतलब बाहर से कलेक्ट करता है, ठीक है, कि शेयर का क्या रेट चल रहा है, कौन से कंपनी का क्या शेयर है, ठीक है, कितने से उठाए कितने से गिराए, ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके भैया अपने अखबार में छाप के पब्लिश कर देता है, लोगों तक ये खबर पहुंचा देता है। तो ये क्या है, जर्नल एंड पेपर्स का काम हो रहा है ना, ठीक है। अब मैगजीन्स होती हैं जैसे कॉमर्स फैक्ट, ठीक है, फॉर यू, तो यहां पर भी रिलेटेड जितनी भी व्यापार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं, उसे पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। अब है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। अब देखो कई व्यक्ति ना खुद रिसर्च में लगे हुए, तो अब जैसे मान लो मैं एक रिसर्चर हूं, मैं रिसर्च कर रहा हूं, अब मैंने जो भी अपने रिसर्च में पाया या जो भी देखा उसे मैंने क्या करा, पब्लिश कर दिया। तो इस तरीके से भी होता है कि कई सारे इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो कि पब्लिश करते हैं रिसर्च वर्क को, जिसमें कुछ यूजफुल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है, उसमें बहुत सारा यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है जो लोगों के लिए काम आ सकती है, तो वो उसे क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, जो भी उन्होंने अपने रिसर्च में पाया है, ऐसा एक इंडिविजुअल स्कॉलर करता है, ठीक है। तो और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो नंबर्स की फॉर्म में है, ठीक है ना, तो ये बार बार आएगा तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, अब क्या है, हमारे ना
ऐसे कुछ पब्लिकेशंस होते हैं जो कि डाटा पब्लिश करते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, बहुत ही बड़े, मतलब वो पूरी दुनिया से रिलेटेड, ठीक है, डेटा को पब्लिश करते हैं कि कहां पर क्या चल रहा है। अब जैसे यहां पे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ, आईएमई, वर्ल्ड बैंक, इनके बारे में जानने की, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर इन्हें समझाने में ना और ज्यादा टाइम लगेगा, ये आपके लिए अभी पूछेगा नहीं कोई पेपर में। फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, एटसेट्रा, ये पब्लिश करती है बहुत सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को, ठीक है, यानी कि ये भी कई सारी इंफॉर्मेशन को क्या करती है, लोगों तक पहुंचाती है। लेकिन ये कहां पर कर रही है भैया, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन दे देती है। आपको ये जानना है कि भैया फ्रांस में क्या चल रहा है, इटली में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, तो भैया वो फॉरेन गवर्नमेंट बहुत आसानी से कर देती है, वो दीन दुनिया की पूरी खबर आपको ला करके देती है, ठीक है, तो वो डेटा को पब्लिश करती है। तो वो क्या है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में आ जाते हैं, जो पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड डाटा पब्लिश कर रहे हैं। अब अनपब्लिश सोर्स, मैं गया था बच्चों का वेट देखने के लिए, क्या वो डेटा कहीं पर छपा हुआ है? मैं जो वो डेटा लेकर के आ रहा हूं, कहां से लेकर के आ रहा हूं, एक अनपब्लिश्ड, मतलब वो डेटा छपा नहीं है, तो वो मेरे लिए कैसा काम करेगा, अनपब्लिश सोर्स है। मतलब जो पब्लिश नहीं हुआ, जो छपा नहीं, जो लोगों तक पहुंचा नहीं डेटा, वो डेटा क्या कहलाता है, अनपब्लिश डेटा कहलाता है। अगर आप उस डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपके लिए कौन सा सोर्स है, वो अनपब्लिश सोर्स है, यानी कि है तो एक तरीके का सेकेंडरी डेटा। मैंने बच्चों का वेट जानना है, वो डेटा मेरे लिए सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि मैं रिसेप्शन से जाकर लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। अब वो कौन से सोर्स में आएगा, पब्लिश में या अनपब्लिश में? वो आएगा अनपब्लिश में। क्यों आएगा? क्योंकि भैया ये जो डेटा मुझे मिल रहा है, ठीक है, ये छपा हुआ नहीं है कहीं पे, तो ये एक अनपब्लिश सोर्स है। अब देखो, कुछ ऐसे अनपब्लिश सेकेंडरी डेटा होते हैं, दीज डेटा आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर्स। तो कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने रिसेप्शन का एग्जांपल दिया, इसे कई बार गवर्नमेंट भी कलेक्ट कर दिया। अब जैसे मान लो कि भैया म्यूनिसिपैलिटीज वाले हैं, वो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, जैसे फोन नंबर भी आप लोगों को कई बार लेकर चले जाते हैं। अब वो डेटा वो पब्लिश नहीं करते कभी भी, ठीक है, लेकिन अपने रिकॉर्ड के लिए उसे मेंटेन करके रखते हैं। तो वो अगर आपको कभी चाहिए कि भैया इस व्यक्ति से रिलेटेड मुझे और सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो एमसीडी के रिकॉर्ड में आपको मिल जाएगा, म्यूनिसिपैलिटीज के रिकॉर्ड में मिल जाएगा। लेकिन क्या उन्होंने उसे पब्लिश करा है? नहीं, वो आप लेकर के आ रहे हो, आपके लिए वो सेकेंडरी डेटा है, ठीक है, लेकिन वो कौन सा सोर्स है, वो एक अनपब्लिश सोर्स है, क्योंकि वो छपा नहीं है। जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज और ऑफिस रिकॉर्ड, उन्होंने किस लिए भैया उसको रिकॉर्ड करा था, म्यूनिसिपैलिटीज वालों ने अपने यूज के लिए उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करा था, ठीक है, या अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए। ये जो डेटा होता है ये पब्लिश नहीं होता। दीज अनपब्लिश्ड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में बी यूज्ड एज सेकेंडरी डेटा। कई बार इस डेटा का भी मैं इस्तेमाल कर लेता हूं जो कि पब्लिश नहीं हुआ है, जो कि नहीं छपा है। अब भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट था, उसके पेपर में क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, प्रिकॉशन इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा, और कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, आपसे पूछ लेते हैं कि भैया कौन कौन से आपको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए जब भी आप सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो। सबसे पहले सेकेंडरी डेटा ऐसे ही मुंह उठा के आप इस्तेमाल नहीं करोगे। कई बार हम भी क्या होते हैं, किसी राइटर की बुक देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम राइटर का नाम देखकर पता लगा लेते हैं, यार इस राइटर ने बुक लिखी है ना, तो हमें पता होता है कि भैया इजी लैंग्वेज में लिखी होगी, बहुत अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन करा होगा, ठीक है, चैप्टर्स की ना अरेंजमेंट इसकी बहुत अच्छी है, तो इस तरीके से हमें उसके व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है ना। तो जब भी आप सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल कर रहे हो, आप भी पहले ये देखो जिसने वो डेटा कलेक्ट करा है वो कैसा है, वो एक्सपीरियंस बंदा था या नहीं था, एक समझदार व्यक्ति था या नहीं था, भैया इम्पार्शियल तो नहीं था, भेदभावी व्यक्ति तो नहीं था, ठीक है, और एबिलिटीज, मतलब आपको उसकी एबिलिटीज पर ध्यान देना है। आप सेकेंडरी डेटा ऐसे ही मस्त इस्तेमाल करो, नहीं तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपका जो कंक्लूजन निकलेगा वो भी गलत निकले। तो आप उसकी एबिलिटीज देख लेते हो, एबिलिटीज क्या, समझदार है या नहीं है, इम्पार्शियल है, ठीक है, और दूसरा कि भैया एक्सपीरियंस बंदा तो है ना जिसने कलेक्ट करा है। तो एबिलिटीज ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डेटा को कलेक्ट कर रही है उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटीज को देख जान लो। जैसे कि डाटा शुड बी यूज ओनली इफ इट इज कलेक्टेड बाय एबल एक्सपीरियंस इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर। डाटा को तभी इस्तेमाल करेंगे अगर उसे किसी एक्सपीरियंस इम्पार्शियल, यानी जो जिस व्यक्ति ने भेदभाव ना किया हो, ऐसे इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट करा हो, तो तभी आप डेटा को इस्तेमाल करो। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, देखो आपके ना ऑब्जेक्टिव से उसका ऑब्जेक्टिव मैच करना चाहिए। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव था बच्चों का वेट जानना, ठीक है, और रिसेप्शन वालों का भी क्या ऑब्जेक्टिव था कि भैया वो भी बच्चों का वेट अपनी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड में मेंटेन करें। तो मेरे ऑब्जेक्टिव से उनका ऑब्जेक्टिव मैच कर रहा है ना, तो अगर ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव मैच कर रहा है तभी भैया आप उस डेटा का इस्तेमाल करो। अब जैसे मैं जानना चाहता हूं भारत में एग्रीकल्चर कैसा है, अब गवर्नमेंट भी यही जानना चाहती थी कि भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर कहां पर कैसा है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा, कौन कौन सी चीजें हैं उसमें, तो हमारा दोनों का ऑब्जेक्टिव मैच कर रहा है ना। तो भैया जब भी आप सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल कर रहे हो, आप ये देखो कि आपका ऑब्जेक्टिव और उनका ऑब्जेक्टिव सेम है या नहीं है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो डाटा शुड बी यूज्ड, अगर जो ऑब्जेक्टिव और जो स्कोप है स्टडी का वो मैच करे
किससे? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द प्रेजेंट स्टडी। तो भैया मैं तो अभी स्टडी कर रहा हूं ना, तो मेरे स्टडीज का जो ऑब्जेक्टिव है उससे उनका ऑब्जेक्टिव क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। ये भी एक प्रिकॉशन आपको ध्यान रखना है। मेथड ऑफ कलेक्शन, आप ये भी देखो भैया कौन सा मेथड ऑफ कलेक्शन उन्होंने इस्तेमाल करा था। भैया उन्होंने पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इस्तेमाल करा है, उन्होंने टेलीफोनिक इस्तेमाल करा है। कौन सा मेथड उन्होंने इस्तेमाल करा है कलेक्शन का, तो भैया उससे आपको काफी आसानी से पता चल पाएगा। अगर उन्होंने भैया एन्यूमरेटर मेथड करा है तो हो सकता है एकदम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो मेथड ऑफ कलेक्शन भी आपको देख लेना चाहिए जब भी आप डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो। मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर शुड आल्सो बी नोटेड। ठीक है, जिन्होंने भी इन्वेस्टिगेट करा है, जो भी इन्वेस्टिगेटर था, उसका मेथड ऑफ कलेक्शन भी आप देख लो। टाइम एंड कलेक्शन, कंडीशन ऑफ कलेक्शन। अब कौन से टाइम वो डेटा कलेक्ट हुआ था और कौन से कंडीशंस में कलेक्ट हुआ था। मान लो कि भैया मैंने वॉर टाइम में किसी डेटा को कलेक्ट करा, ठीक है, सॉरी मैं डेटा का इस्तेमाल करना चाहता हूं, सॉरी डेटा किसी ने कलेक्ट करा था वॉर टाइम पे। गवर्नमेंट ने जो डेटा कलेक्ट करा था वो वॉर टाइम पे। वॉर टाइम पे कैसे हालात होते हैं? बहुत हड़बड़ी मची हुई होती है, इकोनॉमी भाई बिल्कुल चरमराई हुई होती है, लोगों पर भैया अच्छे रिसोर्सेज मतलब लोग अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, देश में एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं होता। वॉर टाइम का डेटा क्या आप उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हो जिस टाइम पीस, शांति और अमन का समय नहीं ना। तो आपको अगर डेटा इस्तेमाल करना है, पहले आप ये देखो किस टाइम पे कलेक्ट हुआ था, कैसी कंडीशंस थी उस वक्त। अगर वो कंडीशन आज की कंडीशन से और आज का टाइम जो है, ठीक है, उससे बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही, तो आप उस डेटा का इस्तेमाल ही मत करो। अगर आप देख रहे हो कि उस टाइम कंडीशन वॉर की थी और आज की कंडीशन पीस की है, तो आप उस डेटा का इस्तेमाल मत करो। जाहिर सी बात है वो डेटा आपको कोई भी अच्छा कंक्लूजन नहीं देगा। तो वन शुड बी नोट ऑल्सो मेक श्योर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज द कंडीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कौन से टाइम में इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसके साथ साथ कौन सी कंडीशंस थी। ये वेल है, वेल ठीक है, वेल ठीक है, एज वेल एज कंडीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है ना, कि भैया जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उस वक्त कंडीशंस कैसी थी, कैसा समय था, ये भी जानना जरूरी है। एग्जांपल दे रखा है, डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम्स। भैया वो तो कोई भी यूजफुल नहीं है ना, सुटेबल, हॉट नहीं है, नॉट है। ठीक है, मे नॉट, यहां लिख देता हूं मे नॉट। ठीक है, वो सुटेबल नहीं होगा पीस टाइम पे। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो अगर आप उस डेटा का इस्तेमाल करना चाहते हो और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कोई उस डेटा का इस्तेमाल मत करो जो वॉर टाइम पे लिया गया था। ठीक है, क्योंकि अब तो पीस का टाइम है, शांति अमन का समय। एक्यूरेसी, भैया देखो एक्यूरेसी भी आप डेटा की चेक कर लो, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डेटा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है ना, तो भैया आपको इस डेटा को यूज ही नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि डेटा में एक्यूरेसी नहीं है तो डेटा को इस्तेमाल मत करो। अगला, दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है सेकेंडरी डाटा के, यानी कि दो जगह से आपको सेकेंडरी डाटा मेनली दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, यहां से आप सेकेंडरी डाटा को ले सकते हो। ठीक है, और इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं कि उनके पास दो सोर्स होते हैं मेनली सेकेंडरी डाटा के लिए, जो उन्हें डाटा चाहिए होता है। सबसे पहला सेंसस ऑफ इंडिया, इसे पढ़ेंगे। ठीक है, रिपोर्ट एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO। ये क्या है? देखो सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है? जनगणना। ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया इज अ डेसिनियल पब्लिकेशन, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट। डेसिनियल यानी 10, डेक होता है ना, ठीक है, डेक का मतलब 10 ईयर्स। देखो हर 10 साल में ना सरकार क्या करती है? जनगणना करती है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन के साइज में कितना चेंज आया है। ठीक है, तो ये सेंसस ऑफ इंडिया में आता है। सरकार ये 10 साल में डेटा कलेक्ट करती है, हर 10 साल बाद। पहले हमारे पास 2011 में हुआ था, ठीक है, 2011 में। फिर ये 2021 में होना था, कोरोना की वजह से हो नहीं पाया। फिर 2023 अक्टूबर में इसको बोला गया। ठीक है, तो हर 10 साल में सरकार क्या करती है भैया? जनगणना करती है, पता लगाती है कि पहले कितनी पॉपुलेशन थी, अब कितनी पॉपुलेशन है। ये सारी चीजें करती है सरकार। तो सेंसस ऑफ इंडिया इज ए डेसिनियल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेंसस ऑफ इंडिया क्या है भैया? एक डेसिनियल पब्लिकेशन है। हर 10 साल में सरकार डेटा कलेक्ट करती है और उसे क्या कर देती है? पब्लिश कर देती है। ठीक है, और ये सरकार करती है। इसे पब्लिश कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक है, तो जो ये देखो ये मिनिस्टर्स ये आपको दिख रहे हैं ना, ये कमिश्नर्स, ये ठीक है, ये करते हैं ये काम। यहां पे देखो ये भारत का नक्शा भी बना हुआ है, इतना क्लियर शायद नहीं दिखेगा लेकिन यहां पे बना हुआ है। ठीक है, तो इसे पब्लिश किसके द्वारा करा जाता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक है, तो इनके द्वारा इस डेटा को पब्लिश करा जाता है। ये ऐसे कोई नहीं पब्लिश कर देता, इसके लिए भैया जनरल होते हैं। ठीक है, ये सेंसस कमिश्नर होते हैं, ये इस डेटा को पब्लिश करते हैं इंडिया में। और ये अपने डेटा में क्या बताते हैं कि भैया जो आपका ये एक तरीके का सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, आप तो इसे कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो कलेक्ट कर रहे हैं, आप तो इसका इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए क्या है? ये सेकेंडरी डेटा है। इसमें क्या बताया जाता है? पॉपुलेशन का साइज। ठीक है,
और डेमोग्राफिक चेंजेस, डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब होता है चेंज इन पॉपुलेशन साइज, चेंज इन पॉपुलेशन साइज। इसमें क्या बताया जाता है, डेसिमल पब्लिकेशन है, हर 10 साल में जनगणना होती है, ठीक है, और सरकार ये बताती है 10 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी, 10 साल बाद कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन में चेंज आया है, यानी डेमोग्राफिक चेंज ये बताएंगे कि भैया 10 साल बाद पॉपुलेशन में चेंज आया है। भैया पॉपुलेशन में क्यों चेंज आया है, पहले डेथ रेट इतना था, बर्थ रेट इतना था, माइग्रेशन इतना था। तो जो भी डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं, यानी जो पॉपुलेशन के चेंज इन पॉपुलेशन साइज होता है, वो इन्हीं वजह से होता है, मेनली यही कारण होते हैं। अब वो बताएगी पहले डेथ रेट इतना था, अब इतना है, पहले बर्थ रेट इतना था, अब इतना है, पहले माइग्रेशन इतनी थी, अब इतनी है। इसकी वजह से क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, यानी जो पॉपुलेशन का साइज है वो चेंज हो गया है। तो ये वेरियस एस्पेक्ट्स भी वो अपने उसके अंदर डेटा के अंदर बताते हैं जो वो पब्लिश करते हैं। तो भैया सेंसस ऑफ इंडिया क्या करता है, भैया ये पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा आपको देता है, ये भी बताता है कि कितना पॉपुलेशन में चेंज आया, चेंज इन पॉपुलेशन साइज भी बताता है, और उसके वेरियस एस्पेक्ट्स भी बताता है कि भैया जो पॉपुलेशन के साइज में चेंज आया है, ठीक है, वो इन कारणों से आया है। 10 साल पहले ये था और अब ये है, पहले माइग्रेशन इतना था, डेथ रेट इतना था, बर्थ रेट इतना था, और अब इतना है। तो ये सब चीजें आपको सेंसस ऑफ इंडिया में मिल जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया, ठीक है, यानी कि वो सभी एस्पेक्ट्स के बारे में, विभिन्न प्रकार की सभी बातों के बारे में ये बता देता है जिसकी वजह से पॉपुलेशन का साइज चेंज हुआ है इंडिया में। ब्रॉडली इसमें कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है, सबसे पहला साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, यानी कि भैया ये पॉपुलेशन साइज बता देता है, उसका ग्रोथ रेट बता देता है, और ये भी बता देता है कि पॉपुलेशन इंडिया में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, केरल में कितनी है, बंगाल में कितनी है, छत्तीसगढ़ में कितनी है, गुजरात में कितनी है, ये भी बता देता है। अगला डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में, या फिर ये मान लो सिंपल है 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, हर 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। सेक्स कॉम्पोजिशन, देश में कितने मेल है कितने फीमेल है। स्टेट ऑफ लिटरेसी, ठीक है, यानी कि यहां पर यह भी बता दिया जाता है कि देश में लिटरेसी रेट कैसा है, कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोग अनएजुकेटेड है, ठीक है, तो ये भी इसके अंदर बताया जाता है रिकॉर्ड के अंदर। अगला रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। अब एनएसएसओ की जो रिपोर्ट होती है ना, ये रिपोर्ट अपनी पब्लिश करते हैं, रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ एनएसएसओ, ये एक और इंपॉर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डाटा का भारत में। तो ये भी डेटा को कलेक्ट करके रखती है, इसका डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आपके लिए कौन सा डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, लेकिन ये भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है सेकेंडरी डेटा का। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अब ये किसके अंडर में काम करती है, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के, इसके अंडर में भैया ये काम करती है, इसके अंडर में, ठीक है, याद रखना। अब जैसे ये बिल्डिंग दिखा रखी है, ठीक है, एनएसएसओ ये रहा, ठीक है, तो ये इसके अंडर में एनएसएसओ क्या करती है, काम करती है, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये इसके अंडर वर्क करती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट रेगुलर सैंपल सर्वे। अब ये सैंपल सर्वे ना, अभी आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर है उसमें पढ़ाऊंगा सैंपल सर्वे क्या होता है, और ये भैया कई सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, जैसे लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग, कितने लोग हैं जो एग्रीकल्चर पे बेस हैं, कितने लोग हैं जो पशुपालक पे बेस्ड हैं, मतलब उसके द्वारा अपना जीवन चला रहे हैं, ठीक है, कितनी होल्डिंग है लोगों के पास लैंड की, कितनी होल्डिंग है लोगों के पास लाइफ स्टॉक की, पशुपालकों की, ठीक है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है। हाउसिंग कंडीशंस कहती है, और माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्लम ड्वेलर, सबसे ज्यादा जो बैकवर्ड एरियाज वाले लोग हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर ये स्पेशल एम्फेसिस करती है कि भैया हाउसिंग कंडीशन कैसी है भारत के अंदर, जो लोग रह रहे हैं, माइग्रेशन कितना है भारत के अंदर, कौन कहां से कहां माइग्रेट हो रहा है, और किस पर ज्यादा ध्यान देती है, ये बैकवर्ड एरियाज वालों पे, उनके बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ये रिवील करती है। अगला है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया, भारत के अंदर कितनी नौकरियां, कितने लोग बेरोजगार हैं। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, हर परिवार में जो कंज्यूमर है, जैसे मिडल है, पुअर है, रिच है, ठीक है ना, तो भैया ये 3 प्रकार के मार्केट में कंज्यूमर है, भैया कितना खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, डाइवर्स कैटेगरीज ऑफ द पीपल, ठीक है ना, यानी मैंने आपको बता दिया कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की बात अगर मैं करूं यहां पे, तो एक कंज्यूमर कितना खर्चा कर रहा है, ठीक है, अपनी चीजों को, मतलब जो कंज्यूमर है वो कितना खर्चा कर रहा है किस पर, मार्केट में जाकर के। तो अलग अलग कैटेगरी है मार्केट में, अमीर भी है, रिच भी है, पुअर भी है, मिडल भी है, तो उनके बारे में भी ये डेटा बताती है, भैया मिडल इतना कर रहा है, रिच इतना कर रहा है, पुअर इतना कर रहा है। सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, मतलब जो
हाउस होल्ड मतलब जितने भी लोग रहते हैं भारत में, ठीक है, उनके क्या सोर्सेज हैं इनकम के, ज्यादातर लोग कौन से सेक्टर से पैसा कमा रहे हैं, ज्यादातर लोग कौन सी चीज में हैं जिससे कि उनको अर्निंग हो रही है। तो भैया ये सारी चीज, ज्यादातर लोग जॉब वाले हैं, बिजनेस वाले हैं या प्रोफेशंस वाले हैं, ये सब चीजें, इंप्लॉयमेंट, ये सब चीजों के बारे में बताती है सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, ठीक है, कि उनके क्या सोर्सेज हैं इनकम के भारत के अंदर। अगला, ओ चैप्टर ही आपका ओवर हो गया। आज बच्चों हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो नेक्स्ट चैप्टर की रहेगी। वीडियो को पूरा देखना है अच्छे से, मैंने डिटेल में बताया। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक नहीं आया समझ में, तो आप मुझे बताना, मैं उस टॉपिक को आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आप डाउट में मेरे से पूछ लेना, मैं लिटरली आपको दोबारा उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो। पीपीटी मैं आपको लिंक में डाल दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आप उसको वहां से जाके चेक कर लेना और बुक से चैप्टर को पढ़ लेना। चैप्टर इजी है, लोड लेने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बस थ्योरिकल चैप्टर है ये। पहले के ही आपके जो चैप्टर है वो स्टार्टिंग थ्योरी के, उसके बाद तो सारे न्यूमेरिकल के, और अब हम अपने न्यूमेरिकल चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भाई को इसी तरह प्यार देते रहो, ताकि हम भी ना, देखो जब आप चैनल जैसे जैसे सब्सक्राइबर होता है ना, मोटिवेशन मिलता है कि यार नहीं और अच्छा कंटेंट में लेके आऊंगा, बच्चों को मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो इसीलिए भाई अपने भाई को ना इसी तरह प्यार देते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय और अच्छे से पढ़ाई करना।